तो लास्ट टाइम हमने बोर्ड्स मॉडल स्टार्ट किया था, है? आज कंटिन्यू करते हैं, हैं? पोस्टुलेट्स हमने करा दिए थे ना, 3 पोस्टुलेट हो गए थे और हमने बाकी सब बातें बताई थी ढेर सारी। तो अब कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारे मैंने एक डायग्राम बनाया था बोर मॉडल के हिसाब से। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, Ze, है ना? मतलब जो न्यूक्लियस पे, लेट से न्यूक्लियस पे जो चार्ज Q1 है वो क्या है, Z/E, और Q2 क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन, है ना? इनके बीच कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है कि नहीं? वो किधर होगा, ऐसे खींच रहा होगा ये इस दूसरे को, तो ये किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 बाय R² होता है फिजिक्स में, आप पढ़ोगे क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इसको जब इसमें हम Fe की वैल्यू डालेंगे, क्या Q1 Q2 बाय R², Q1 क्या डाल दें, Ze इंटू E, मतलब Ze² हो गया अपॉन R²। हाँ या ना, देखो कोई दिक्कत? यहाँ n लगा दे छोटा सा, nth ऑर्बिट का रेडियस, मान लो ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, क्लियर? तो हमने एक छोटा सा n लगा दिया, क्यों, दिक्कत नहीं? अच्छा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है फिजिक्स में, आप mv²/r मैंने बताया था, हाँ या ना? तो यहाँ भी छोटा सा एक n लगा दे और v पे भी n लगा दे, मतलब इसमें वेलोसिटी जब ये रिवॉल्व कर रहा था तो वेलोसिटी vn थी, mv²/r हो गया कि नहीं? और स्टेबिलिटी ऑफ एटम के लिए क्या जरूरी है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे कोलाइड ना कर जाए, इक्विलिब्रियम में, स्टेबिलिटी मतलब ये कोई ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करके चले, क्या कंडीशन है, Fc और Fe क्या होने चाहिए, बराबर? अरे दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एट एनी पॉइंट, नहीं तो एटम इलेक्ट्रॉन फेंका जाएगा, बाहर चला जाएगा ना, स्टेबिलिटी या अंदर घुसने लगेगा, तो स्टेबिलिटी के लिए ये कंडीशन बैलेंस है। Fc की जगह क्या डाल दें, mv²/r, n लगा दे छोटा सा नीचे, और यहाँ पे k Ze²/rn, हाँ या ना, स्क्वायर। देख लो यहाँ तक, कोई डाउट हो पूछ लो पहले, तो नहीं करें आगे फिर, ठीक है? तो Rn कट जाएगा कि नहीं, बोलो? ये तो इधर आ जाएगा, Rn इधर भेज देते हैं, Rn विल बी इक्वल टू kZe²/mvn², हाँ या ना? हमें ये पहला पार्ट मिला, नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं, ये बताओ? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। बोर्ड्स ने अपना एक पोस्टुलेट दिया था, उनको याद है क्या? बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती थी? बोर्ड्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती थी? कंडीशन सेकंड पोस्टुलेट जो बताया था, mvr इज इक्वल टू nh/2 v छोटा सा n और r छोटा सा n लगा देते थे यहाँ पे, ठीक है? हाँ सब ठीक है। तो इससे हमें vn क्या मिलेगा बताओ, nh/2 m rn, हाँ या ना? ये तो मिलेगा vn। इसमें rn की वैल्यू यहां से उठा के यहां डाल सकते हैं, तो vn क्या मिल जाएगा, nh/2 m, rn को यहां से उठा के तुमने यहां डाला, k Ze²/mvn², इसको सॉल्व कर लो, vn विल बी nhvm²m 2 m k Ze² m कट गया, है ना? एक vn इससे कट गया, तो तुम्हें vn का फॉर्मूला क्या मिला, 2 k Ze²/nh। देख लो ये आया कि नहीं vn? Velocity of electron in nth orbit can be given by using this formula, 2 k Ze², चेक करो, 2 k Ze²/nh, है ना? सही है कि नहीं, ये देख लो, सही है ना? अरे सही तो रहेगा, मैंने लिखा है तो कुछ तो इज्जत है, ठीक है? तो ये वेलोसिटी आ गई। अब देखो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको फर्स्ट मान लेते हैं अभी के लिए, इसको सेकंड मान लेते हैं, है ना? और सब्स्टिट्यूटिंग नाउ एक और बार ये लिखते हैं, और इस बार वेलोसिटी इसको सॉरी इसको 2 मान लेते हैं, नहीं इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, और लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग 3 into, सब्स्टिट्यूटिंग क्या 3 into क्या मिलेगा अपने को, देखो जब यहाँ डाला तो vn की जगह ये डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, 2
k z square upon nh should be equal to nh upon 2 pi, समझ रहे हो मेरी बात, nh upon 2 pi m rn। तो nh स्क्वायर मतलब rn निकालना है अपने को, rn का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, nh upon n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर k z e स्क्वायर है m। देखो ये आ रहा है, देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं की, नहीं हाँ अब समझ गया तुम, ठीक है सही है। तो ये इक्वेशन फोर्थ मान लो, क्या मान लेंगे, फोर्थ, ठीक है। अच्छा बताओ थर्ड इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, अब सुनो थर्ड इक्वेशन में कांस्टेंट कौन कौन से, क्या 2 कांस्टेंट है, पाई, हाँ मैथ्स में कांस्टेंट के, हाँ के भी कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, के की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, ये भी कांस्टेंट, और z नहीं, z चेंज हो सकता है ना एलिमेंट टू एलिमेंट, e कांस्टेंट है, h भी कांस्टेंट है, n चेंज हो सकता है ऑर्बिट टू ऑर्बिट, यानी कि दो चीजें चेंज हो रही है, कौन सी, z और n। तो हम बोलेंगे vn इज प्रोपोर्शनल टू z by n, आया ना, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट्स हैं तो हम बोल सकते हैं vn इज प्रोपोर्शनल टू z by n, और इन कांस्टेंट्स का जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू डालोगे तो वो 2.188 आ जाती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू दिस सेंटीमीटर पर सेकंड, वेलोसिटी की जो वैल्यू आती है वो आती है 2.18 सॉरी into 10⁻6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे into 10⁻6 और into z by n क्या मीटर पर सेकंड, ठीक है समझ में आ गया। तो वेलोसिटी का ये आ गया, और rn का सुनो, थर्ड इक्वेशन से तो हमें ये मिल गया, और फोर्थ इक्वेशन किसकी थी, इसकी, यहाँ पे भी rn, इससे हमें क्या दिख रहा है, rn इज प्रोपोर्शनल टू क्या n स्क्वायर बाय z, बाकी सब कांस्टेंट है ना। तो अगर हमें ये पता है तो इसमें अगर हमने प्रोपोर्शनलिटी वाली हटा के ये सब की कांस्टेंट वैल्यू डाली तो अपने को मिल जाता है ये 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम के यूनिट में, ठीक है एंगस्ट्रॉम में मिल सकता है, पिकोमीटर में लिखना तो 52.9 पिकोमीटर, ठीक है। सो ये हमारा हो गया डेरिवेशन, कुछ में इसको हम लोग 0.53 भी लिख देते, 0.529 की जगह राउंड ऑफ करके 0.53 भी लिख सकते। ये जो 0.53 है इसको a नॉट बोल रहे हैं, 0.53 एंगस्ट्रॉम इज कॉल्ड a नॉट, एंड दिस इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, है ना, ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसीलिए इसको बोर्स रेडियस भी कहा गया, क्या कहा गया, a नॉट इज कॉल्ड बोर्स रेडियस, यानी कि ऑल अदर रेडियस विल बी बोर्स रेडियस इनटू n स्क्वायर बाय z, क्लियर। तो ये नोट कर लो पहले, तो वेलोसिटी हमारे को कौन से, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लेंगे, सुपर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नोट करो। a नॉट क्या है, समझ में आया, a नॉट क्या है, n, अरे n की वैल्यू जब 1 डालोगे ना यहाँ पे, सुनो इधर हाइड्रोजन एटम में, किसके लिए, a फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम में a की वैल्यू r की वैल्यू 1 डालो, क्या मिलेगा, r1 इक्वल टू 0.53 इनटू 1 स्क्वायर अपॉन 1, तो 0.53 तो मिल जाएगा ना r1, और a नॉट कुछ नहीं है, वो फर्स्ट रेडियस का ही, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है a नॉट, ठीक है, r1 बोलो चाहे a नॉट, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस, ठीक, नोट करो।
क्या भाई बहुत अच्छा हो गया एकदम हरियाणा से हरियाणा ओरिजिनल लो बाबा तो कौन दिया तो ये हो गया हमारा दो एक्सप्रेशन हमने निकाले। हाँ हाँ ये लिखो, ये तो मिटा दें, लेफ्ट साइड हो गया होगा। दो एक्सप्रेशंस तो हो गए है कि नहीं? कौन से दो एक्सप्रेशन हो गए भाई? रेडियस और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। अभी एनर्जी का एक्सप्रेशन बचा है। ठीक है, बोर्स मॉडल से तीन एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट थे, Rn, Vn और En। क्या बोल रहे हैं? क्या हो गया? अच्छा अब स्टार्ट करें बताना कि ये करते रहो। अब ये मैंने बताया था कि नहीं, यहाँ पे ये देखो, यही सेम इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दी है जो मैंने स्टार्टिंग बताया था। FC और FE बराबर करके जो आया था यही तो आया था। इसमें mv स्क्वायर अगर मैं टर्म देखूं तो इसको कैसे, सिर्फ mv स्क्वायर को कैसे लिख सकता हूँ? kz स्क्वायर और Rn ये कट गया इससे तो अपॉन Rn था ना, और mv स्क्वायर के आगे मैं हाफ लगा दूं mv स्क्वायर तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है। यहाँ पे फिर डिवाइड करना पड़ेगा हाफ से, हाँ या ना, 2/Rn, और Rn की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये बन गया काइनेटिक एनर्जी, और Rn की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं क्या? अरे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें? Rn क्या है? ये एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा? या वो वाला करना चाहते हो? ये करके देखो। नहीं ये नहीं, वो वाला करो। क्या आ जाएगा? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर k z स्क्वायर m, है ना? वहां से ये वाला फोर्थ इक्वेशन को मैंने यहाँ Rn पे डाला सब्स्टिट्यूटिंग। इसको मैं मान लेता हूँ कौन सी इक्वेशन थी? 7। तो सब्स्टिट्यूट 4 in 7, तो मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, क्या मिला अपने को देखते हैं। ये देखो ये k वाला, ये स्मॉल k है ना, ये वाला k स्मॉल k है, ये काइनेटिक एनर्जी है, तो k e लिख देता हूँ बेटर रहेगा। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, k into z स्क्वायर अपॉन, ये इससे कट गया 2 तो ये 2 ऊपर चला गया, अपॉन क्या पाई स्क्वायर k z स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। देख लो, अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो यहाँ पे, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2k स्क्वायर z स्क्वायर e पावर 4 पाई स्क्वायर, अच्छा पाई स्क्वायर लिख देते, पाई स्क्वायर e पावर 4 m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। हाँ या ना? देखो काइनेटिक एनर्जी मिला कि नहीं एक्सप्रेशन? क्यों भाई? ये इक्वेशन 8 मान लो, ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया। बहुत काम का चीज है सब, बट सिर्फ फॉर्मूला आता है ना, ये डेरिवेशन थोड़ी काम है। डेरिवेशन भी आता है काम। हाँ सब काम आता है भाई। फॉर्मूला पूरा तो देखो डेरिवेशन ऐसे बोले आगे डिराइव करने को एक बोलना तो इतना बड़ा डिराइव कर सकता है ना, तो बैठे हां उससे डिरेक्शन नहीं आता है तो बाहर डिरेक्शन नहीं आता है। अरे ये हो गया। हां वो सब करेंगे कॉपी में, ये भी है वो भी है। अरे वीडियो मिटा देना, बाद में कर देना, समझते जाओ, अभी बाद में वीडियो तो देख ही सकते हो। रुक जा पहले समझ लो फिर कॉपी करना। ये देखो ये क्या बन गया हमारा, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है कि नहीं? इस तरह पोटेंशियल एनर्जी का भी एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। U है ना, U इज पोटेंशियल एनर्जी, क्या होता है फार्मूला? K into Q1 Q2 by R होता है पोटेंशियल एनर्जी का
Q1 की जगह हम डाल देंगे क्या ZE और इनटू E का साइन के साथ, साइन क्या होता है E का माइनस, तो माइनस ये हमने साइन डाला तो पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो साइन के साथ यहाँ डाल दिया। अब सुनो ये जो है यहाँ पे Rn था ना, ये Rn की जगह फिर वो वैल्यू डालो तो क्या मिलेगा देखते हैं, k z स्क्वायर अपॉन Rn की जगह देखो n स्क्वायर h स्क्वायर और यहाँ ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर k z e स्क्वायर m i n r, समझ रहे हो। यहाँ से एक इसको अच्छे से लिखो तो माइनस के स्क्वायर z स्क्वायर e पावर 4 इंटू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। देखो सही लिखा है क्या, अबे हाँ क्या क्या सही से लिखा है देखो बेटा, 4 पाई स्क्वायर k स्क्वायर z स्क्वायर e पावर 4 m n स्क्वायर, हाँ ठीक है बस इसको ठीक है। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी जो आया है और काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करो, ये इक्वेशन 8 है तो इसको 9 मान लो और पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर करो जरा, 8 और 9 इक्वेशन को कंपेयर करो, क्या आ रहा है, डबल आ रहा है ना, देख लो एक बार अच्छे से, k स्क्वायर z स्क्वायर पाई स्क्वायर e4 m n, बिल्कुल सही। तो काइनेटिक एनर्जी डबल आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, देख लो एक बार, सही है, बिल्कुल सही है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज काइनेटिक एनर्जी टाइम्स -2 और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट 10th रिलेशन आ गया। अब बताओ टोटल एनर्जी क्या होती थी, टोटल एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ En, क्या लिख रहा हूँ, मतलब एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में था ना En, nth ऑर्बिट में, उसकी एनर्जी क्या होगी, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, आया ना, सम होगी ना, तो ऐड कर दो, En विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी की जगह ये डालो, पोटेंशियल एनर्जी की जगह ये डालो, क्या मिलेगा 2, बाकी सब कॉमन है, 2 - 4 क्या होता है -2, तो -2 k स्क्वायर z स्क्वायर e पावर 4 पाई स्क्वायर m अपॉन क्या n स्क्वायर h स्क्वायर, ये टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन मिल गया, इसको हम 11th इक्वेशन मान ले आया ना। और काइनेटिक एनर्जी से कंपेयर करें अगर En को अगर हम कंपेयर करें किससे, तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी एक दूसरे के माइनस है, क्यों, En इज माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आया ना। तो ये 12th रिलेशन, यानी कि हमें En जो है वो आ गया माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्यों, और काइनेटिक एनर्जी क्या था, माइनस टाइम्स ऑफ u/2 है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल सकते हो इससे, En और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन भी निकाल सकते हो। क्या रिलेशन है बताओ, En k क्या था, ये k ही है, सॉरी k काइनेटिक एनर्जी, k क्या था यहाँ पे बताओ, u/2 माइनस टाइम्स, यहाँ पुट करोगे क्या मिल जाएगा En, therefore En also equal to u/2, ये भी रिलेशन आ गया, ये 12th है, 13th इक्वेशन आ गई, समझ रहे हो। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन मिल गया, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन, समझ में आ गई बात। अब कुछ भी पूछेंगे, अब तुम्हारा दुनिया में कोई भी सवाल इस पे ब्लॉक नहीं हो सकता, प्रोवाइडेड तुम्हें याद रहे। नोट करो, तो ले लो ना, बाद में लिख लेना ऐसे।
En क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. सो अब सुनो मेरी बात ध्यान से. z और n स्क्वायर को छोड़, z स्क्वायर और n स्क्वायर को यहाँ छोड़ दे. देखो इधर z स्क्वायर और n स्क्वायर को अगर छोड़ दे, बाकी सब कांस्टेंट्स हैं. उनको जब सॉल्व किया गया वैल्यू डाल के, तो हमारी En की जो वैल्यू आई अल्टीमेटली, उसको सिंपलीफाइड फॉर्म में -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये हमारा न्यूमेरिकल में यूज होता है फॉर्मूला. -13.6 इनटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ये क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. क्लियर? इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो ना? हाँ? पर एटम करो. ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में है, तो बता जूल पर एटम में क्या होगा? 13.6 को मल्टीप्लाई कर दो किससे? E की वैल्यू होती है 1.6 into 10 power minus 19 होती है. तो क्या आएगा? 13.6 करो. n की वैल्यू आ जाएगी -13.6 इंटू, जब 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 करोगे क्या आएगा? ये दोनों का प्रोडक्ट बनता है 21.76. ठीक है? सो 21.76 इंटू 10 पावर माइनस 19 और 21.76 इंटू 10 पावर माइनस 19 को अगर मैं इधर डेसिमल शिफ्ट करूं तो 2.18 लिख सकता हूं इंटू 10 पावर माइनस 18. क्यों? z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. यानी कि मेरे को जूल में पर एटम, जूल पर एटम मुझे एनर्जी निकल गई. एनर्जी का फॉर्मूला जूल पर एटम में आ गया. देखो सही है? सही तो हो गई. इसको इक्वेशन मान लो कौन सी? 14. इसको इक्वेशन मान लो 15. बहुत ही मान लो. बाकी देखते हैं. क्या हो गया? गंदी बातें कर रहे हो. रिप हो गया. बोल रहा है रिप हो ये गया. कहाँ का है? ठीक है, मिटा रहा हूँ. अब मैं अगर एक सेकंड. सुनो इधर ध्यान से. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना होगा. क्या निकालना हो? बोलो. टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा था तो एक चक्कर लगाने में है, एक चक्कर यहाँ से लेकर वापस जाके यहाँ पे आने में कितना टाइम लगा? मान लो t लगा, है ना? और वो किसके बराबर होगा? इसका रेडियस सर्कम्फरेंस कितना इसने ट्रैवल किया एक साइकिल में? 2 पाई r. तो टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी. तो 2 पाई r n अपॉन vn लिख सकते हैं. है? और rn किसके प्रोपोर्शनल था? rn किसके प्रोपोर्शनल था बताया था? n स्क्वायर बाय z. और vn किसके प्रोपोर्शनल था? n बाय या z बाय n. z बाय n. तो डिवाइड कर दो दोनों को. rn बाय vn, क्योंकि rn बाय vn अगर हम यहाँ से निकालना हो तो rn बाय vn विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बोलो. n क्यूब बाय z स्क्वायर है या ना? ये इक्वेशन 1 मान लो. यहाँ नया, ये नया डेरिवेशन, इसलिए उसके लिए इक्वेशन 1. तो ये इक्वेशन 2 सब्स्टिट्यूट 2 in 1 कर दो. क्या मिला बताओ? तो टाइम पीरियड इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू क्या? 2 पाई तो कांस्टेंट है ना? 2 पाई कांस्टेंट है, इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय z स्क्वायर. है कि नहीं? प्रोपोर्शनैलिटी वाइज
तो टाइम पीरियड n का क्यूब और z का स्क्वायर के इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n क्यूब n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। यस मतलब जो बड़े एटम्स है उनका z बड़ा होगा, टाइम पीरियड कम होगा, हैं? तो और n की वैल्यू बढ़ेगी तो टाइम पीरियड ज्यादा लगेगा, होना भी चाहिए, ज्यादा बड़ा ऑर्बिट कंप्लीट करना पड़ रहा है ना, n की वैल्यू ज्यादा बड़ा ऑर्बिट, और z बढ़ने पे क्या हो रहा है, टाइम पीरियड क्यों, z मतलब न्यूक्लियर पुल, तो इलेक्ट्रॉन में पुल आएगा तो जल्दी जल्दी घूमेगा, है ऐसे सोच सकते हो। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, 3 इस केस में, तो इसमें कितना है, 4। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन f मान लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, यानी कि बेटा तुम्हें तो फाइनल फॉर्मूले याद रखने हैं, तुम्हें डेरिवेशन तो वैसे पूछेंगे नहीं, अगर ये तो बस समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ, जेई में थोड़ा तुम्हें डेरिवेशन पूछेंगे, लेकिन हाँ फॉर्मूले बड़े वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि एक दो बार पूछ चुके हैं जेई में। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताओ f मान लें अगर इसको, f क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है कि नहीं, तो अगर टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू दिस तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, z स्क्वायर बाय n क्यूब, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी ऑर्बिट नंबर बढ़ने पे, होना भी चाहिए, एक साइकिल कंप्लीट जल्दी नहीं होगी, ठीक। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन, इसको इक्वेशन नंबर 4, तो ये हो गया हमारा सारा कॉन्सेप्ट बिहाइंड बोर मॉडल की सारी डेरिवेशन हमने कर ली और सारे फॉर्मूले लिख दिए बोर्ड पे, अब कुछ भी आ जाए तुम्हें आना चाहिए। फाइंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट करो। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट कैसे करेंगे, पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ऑर्बिट, n इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ nh अपॉन 2 पाई, है ना, तो n की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने, फिफ्थ ऑर्बिट है तो 5, देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम क्या आ जाएगा 5h अपॉन 2 पाई, सॉल्व कर लेना, h की वैल्यू पता ही है पाई होता है, या ऐसे ही आंसर छोड़ देना, जो ऑप्शन दिया हो यही आंसर आ गया, अरे क्या है बड़ी बात थोड़ी ना है, बहुत ही घटिया सवाल। ये देखो अब हम पढ़ेंगे कुछ टर्म्स जो बोर्ड्स मॉडल में एप्लीकेबल है, हेडिंग डाल लो डेफिनेशंस या टर्म्स वैलिड फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स, क्योंकि बोर्ड्स मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहा, हाइड्रोजन एटम के ही स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर रहा था, तो टर्म्स रिलेटेड टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम एज पर बोर्ड्स मॉडल, जो हमारे वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स है, तो पहला है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है बताओ, हाँ कुछ नहीं दिया है अगर, तो ग्राउंड स्टेट क्या मानेंगे 1 है, 1 होता है ना, कुछ नहीं, अगर किसी सीरीज के बारे में बात नहीं कर रहे तो ग्राउंड स्टेट हमेशा 1 है। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है बताओ, हाँ n इक्वल टू
स्टेट है तो nth ऑर्बिट है, मान लो इलेक्ट्रॉन है n इक्वल टू 1 में, तो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी 2 है ना, बताया था एक ज्यादा। सो एक्साइटेड स्टेट हमेशा एक ज्यादा होती है n प्लस 1 if n is n is एक ज्यादा या n प्लस 2 है ना, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n प्लस 3 है ना, n इज रेफरेंस। आगे क्या चाहे नहीं, n को रेफरेंस मान ले, देन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होगी, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट n प्लस 2, थर्ड एक्साइटेड स्टेट n प्लस, समझ रहे हो मेरी बात, ऐसे करते हैं अगर n को हम रेफरेंस मान रहे हैं कि n इज द रेफरेंस स्टेट, ग्राउंड स्टेट। क्यों थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, चुप रहो यार, पढ़ाई कर लो तुम लोग, क्या रिवायत पढ़ाने नहीं दे रहे हो, पढ़ भी नहीं रहे हो। अभी कंप्लेन चली है सबके यहाँ, फिर हो गया नहीं हमारा लड़का नहीं पढ़ रहा, बहुत पढ़ाने की कोशिश की इसको। ये देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ये देखो अगर हम किसी एटम बोर्ड जैसे ये देखो यहाँ पे एटम बना रहे, इसके फर्स्ट ऑर्बिट से है ना, जो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, ये किसके लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात हो रही है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये है कि नहीं, इसको अगर हमने जो एनर्जी दी तो कहाँ पहुंच जाएगा, एटम के बाहर कूद जाएगा कि नहीं, तो मतलब इंफिनिटी पे चला गया ना, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट से कहाँ चला गया, इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे एनर्जी जीरो मानते हैं, क्या मानते हैं, जीरो, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट से इंफिनिटी तक ले जाने में इसकी जो एनर्जी इसको दी गई उसको आयनाइजेशन थेरेपी बोलेंगे। तो ये वो चीज है, तो यहाँ पे क्या हुआ, आयनाइजेशन थेरेपी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इंफिनिटी माइनस E1 के बराबर होगा, है ना आयनाइजेशन थेरेपी। क्यों आयनाइजेशन थेरेपी विल बी इंफिनिटी, जहाँ फाइनल माइनस इनिशियल ना एनर्जी डिफरेंस, उसी को आयनाइजेशन थेरेपी कहेंगे। अब E इंफिनिटी पे क्या एनर्जी होती है, जीरो, माइनस E1 क्या होता था बताओ, En का फार्मूला भी अभी बताया था तुमको, क्या बताया था En का फार्मूला, माइनस 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर बताया था। तो n की वैल्यू क्या डालोगे 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट है, और z तो 1 है ही हाइड्रोजन एटम के लिए, तो क्या आ जाएगा ये, ठीक है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब टोटल आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर हाइड्रोजन एटम, आ गया कि नहीं। और इन जनरल फॉर एनी अदर एटम क्या हो जाता, फॉर एनी ऑर्बिट प्लस 13.6 into z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, प्लस हो जाता है ना बस वो इन जनरल, जो समझ में आ रही बात, या ये देखो फॉर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट से ले जा रहा हूं किसी भी सिंगल, ये सब सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए, और फॉर एनी अदर एटम, फॉर एनी अदर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, H लाइक स्पीशीज क्या हो जाता, बताओ, बस z आ जाता ना, अरे 13.6 into z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाता है आयनाइजेशन थेरेपी का फार्मूला, हाँ या ना, तो ये जनरल फार्मूला है किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए आयनाइजेशन थेरेपी का, प्लस में आ गया ना, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस था, जीरो माइनस ऑफ दिस इनटू z स्क्वायर कर दिया अगर कोई और एटम होता तो, क्यों कहां से किया इस फार्मूला से ना, ये बताया था, अबे n तो 1 ही रहेगा, हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन तो हर बार 1 से निकलेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे n 1 ही रहेगा हमेशा। आयनाइजेशन थेरेपी जब हम हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बात करेंगे तो हमेशा 1 को ही लेंगे, ठीक है, तो ये आयनाइजेशन थेरेपी का रट लो फार्मूला होता है फॉर एनी सिस्टम, हाइड्रोजन है तो Z1 डाल देना, वही आ जाएगा, ये ठीक, खुश। अब आगे देखते हैं, ये 3 टर्म्स हो गए और चौथा टर्म देखते हैं, मिटा दें, लिखो पहले फिर मिटाते हैं। एनर्जी measured at constant pressure, ठीक। नेक्स्ट टर्म है हमारा एक्साइटेशन एनर्जी, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन से डिकोड किया गया है,
एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन में टर्म्स आते हैं कभी कभी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक्साइटेशन एनर्जी, ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड, तो ये सब टर्म्स को हम समझ ले रहे हैं। तो मान लो हमारा इलेक्ट्रॉन किस में था, फर्स्ट ऑर्बिट में या फर्स्ट ग्राउंड स्टेट में, और इसको हम किसी एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में लेके जा रहे हैं। तो मतलब कौन सी एक्साइटेड स्टेट, nth एक्साइटेड स्टेट, कौन सी, तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, खुद सोचो, nth एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट माइनस फर्स्ट, अरे nth एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया, n+1 हो गया ना, हम ऐसे लिख लेते हैं n-1 n-1th एक्साइटेड स्टेट मतलब n हो गया, nth ऑर्बिट, समझ रहे हो, n-1th एक्साइटेड स्टेट विल बी nth ऑर्बिट। तो En एक्साइटेशन एनर्जी फॉर फर्स्ट टू n-1 इज गिवन बाय दिस। तो ये अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगी क्या, En क्या होती है, En की एनर्जी क्या होती है, -13.6 × z² n² माइनस E1 क्या होती है, E1 की क्या होती है बताया था, वहां देखो, माइनस ऑफ -13.6 है ना, z² बस बाय 1² है ना, यही आएगा ना, क्यों भाई, अबे क्या कर रहे हो, समझ रहा है, अरे ये En है, En का फार्मूला तो ये बताया था अभी, और ये क्या है, वो फर्स्ट n की वैल्यू 1 डाल दी, अरे E1 है ना यहाँ पे, तो n की वैल्यू 1 डालोगे ना, ये जनरल किसी भी हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है ये फार्मूला। तो एक्साइटेशन एनर्जी का फार्मूला क्या आ जाएगा इससे, ये टर्म माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये पहले लिख देते हैं, 13.6 पहले लिख दिया मैंने, z² माइनस ये टर्म लिखो 13.6 z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया। इसको और सॉल्व कर दो तो कैसे लिखोगे, 13.6 z² इनटू 1 बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया ना। तो ये जनरलाइज्ड फार्मूला मिल गया शॉर्टकट। तुरंत सवाल है कि n-1th में मान लो यहाँ बोला होता 5th एक्साइटेड स्टेट, तो यहाँ क्या वैल्यू, n की वैल्यू क्या लिखते हैं 6, एक ज्यादा ना, समझ रहे हो इससे नहीं, हाँ सर समझे ना सर। ये फॉर्मूला याद कर लेना एक्साइटेशन एनर्जी का, सब बोर्ड्स मॉडल के लिए एप्लीकेबल, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एप्लीकेबल। और एक दो टर्म और इनफैक्ट एक ही टर्म मेन है जो अब आने वाला है, जो कि है बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी पूछ लेते हैं कई बार। और एक और होता है एनर्जी विद विच इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस, उसको वर्क फंक्शन बोला गया था, हमने बताया था जब पढ़ाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तुम लोग को याद ही नहीं, रिवाइज ही नहीं करो। फिफ्थ क्या है, क्या बोला था मैंने, बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, इसको बीई करके मार्कर। So what is binding energy? अरे बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी में अंतर है, सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं दोनों में अंतर बता रहा हूँ। आयनाइजेशन एनर्जी हम निकाल लेते तो n1 से इन्फिनिटी फेंक रहे थे कि नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी बोल रहे थे। और बाइंडिंग में किसी भी nth ऑर्बिट से, किसी भी nth ऑर्बिट से, मतलब n की वैल्यू जब n के बराबर है उससे हम निकाल के इन्फिनिटी में डाल रहे हैं, तो जो क्योंकि ये इसके पुल में था ना, बाउंड था, उसके पुल से रिलीज कर रहे हैं किसी भी nth ऑर्बिट से इन्फिनिटी में, तो हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी का जो यहाँ फॉर्मूला हुआ वो E इन्फिनिटी माइनस En हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता था, E इन्फिनिटी माइनस E1, याद है? और इसका फॉर्मूला क्या आया था किसी भी सिस्टम के लिए, 13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया ना। और इसका आप सॉल्व करो, देखो कितना आता है पहले, बाइंडिंग एनर्जी E इन्फिनिटी तो 0 होता है, बताया था ना, एनर्जी एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब एटम के बाहर चला गया, कोई भी चीज यहाँ से यहाँ भी रहोगे इन्फिनिटी होगी इलेक्ट्रॉन के लिए, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। और En की जगह क्या डालेंगे, -13.6 z² बाय n² आया ना, इसको सॉल्व करा क्या मिला, +13.6 z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया बाइंडिंग एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी और इनको कंपेयर करो, आयनाइजेशन एनर्जी को, क्या आया
हम बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी इज क्या, आयनाइजेशन एनर्जी बाय n स्क्वायर बोल सकते हैं क्या? ठीक है, तो ये हमारा एक रिलेशन मिल गया लोगों को। ठीक, सो वेरी इजी, बोर्स मॉडल के सारे कॉन्सेप्ट टफ वाले हमने सारे कवर कर लिए हैं। अब हम लिमिटेशंस की ओर चलेंगे धीरे धीरे, पहले ये नोट करो। ये क्वेश्चन करो, जेईई मेन 2019 का है, द ग्राउंड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट of He plus ion in electron volt is करो। कैसे करेंगे? पक्का? देखो हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मतलब E1 है ना, वो कितनी दी हुई है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये नहीं भी देते तो ऑब्वियस है, ये तो होती है ग्राउंड स्टेट की E1, क्योंकि इनटू z²/n² होती है ना, n की वैल्यू भी 1, ग्राउंड स्टेट के लिए z की वैल्यू भी 1, तो ये तो ऑब्वियसली यही होता है। तो बड़ी बात तो दी नहीं, उन्होंने कोई हेल्प तो किया नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये तो फालतू की इंफॉर्मेशन, नो यूज। द एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम एटम, ठीक है, ये कुछ है। अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट दिया है किसी भी एटम का, तो वो n की वैल्यू 3 को कॉरेस्पॉन्ड करेगा ग्राउंड स्टेट के रिस्पेक्ट में। और हीलियम प्लस, इस इंफॉर्मेशन की बस ये वैल्यू मान सकते हो कि ग्राउंड स्टेट को n1 मान रहे हैं। हीलियम प्लस है तो z की वैल्यू क्या होगी, 2, ठीक है। क्यों भाई, हीलियम प्लस के लिए क्या होगी z की वैल्यू 2, हीलियम के लिए बस। अब En का फार्मूला क्या बताया था, -13.6 × z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए ना इनको, तो ये फार्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो लगता है, ठीक है। बस आ जाएगा En मतलब कौन सी एनर्जी बोल रहे हैं, सेकंड एक्साइटेड मतलब E3 निकालना है, तो n की वैल्यू क्या डाल देंगे यहाँ 3, और z की वैल्यू 2, 2²/3² आ जाएगा आंसर। देखो निकालो क्या आता है। तो सॉल्व करो, E3 क्या आ जाएगा, -6